बिजनेस का है। हमने पढ़ा था कि सिद्धांत क्या हैं, प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति और सिद्धांतों का महत्व। अब आगे हैं प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत। तो अपने अपने अनुभव और शोध कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रबंध विशेषज्ञों ने प्रबंध के अलग अलग सिद्धांतों की व्याख्या की है। फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फ्योल ने अपनी पुस्तक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। उसने प्रबंध के सिद्धांतों और तत्वों में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य हैं और कारण और परिणाम में समझ स्थापित करते हैं, जबकि प्रबंध के तत्व इसके कार्यों की ओर संकेत करता है। प्रबंध के सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हुए फ्योल ने 2 बातों पर अधिक जोर दिया। प्रथम, प्रबंध के सिद्धांतों की सूची बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुझावात्मक होनी चाहिए और केवल ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या की जानी चाहिए जो अधिकतर परिस्थितियों में लागू होते हों। दूसरा, प्रबंध के सिद्धांत कठोर नहीं बल्कि लचीले होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मनुष्य से संबंधित होते हैं, ये मनुष्य के ऊपर लागू करने होते हैं, इसलिए ये जो सिद्धांत हैं ये कठोर नहीं होने चाहिए बल्कि लचीले होने चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके। अब है हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। वे कौन कौन से हैं? इसमें से कई बार एक नंबर में एक सिद्धांत भी पूछ लेते हैं, 4 नंबर में वो 2 नंबर का पार्ट करके ऐसे डिवाइड कर देते हैं, 2 भी पूछे जा सकते हैं। तो देखो, प्रबंध के 14 सिद्धांत हैं जो कि हेनरी फ्योल ने दिए हैं। वो कौन कौन से 14 सिद्धांत हैं? फर्स्ट है कार्य विभाजन। फ्योल का यह सिद्धांत बताता है कि यथासंभव संपूर्ण कार्य को विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य का एक ही भाग सौंपा जाना चाहिए। ठीक है, कार्य विभाजन के सिद्धांत के अनुसार प्रबंध के जो सिद्धांत है कार्य विभाजन फर्स्ट सिद्धांत है ये, इसमें फ्योल ने ये बताया कि जो कार्य है उसको संपूर्ण कार्य को एक व्यक्ति से नहीं कराना चाहिए, बल्कि उसको छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार और जो जिसमें उसकी रुचि है वो कार्य का एक छोटा सा भाग ही देना चाहिए, जिससे क्या होगा, बार बार उस कार्य को करके वो उसका स्पेशलिस्ट बन जाएगा। ठीक है, जब एक व्यक्ति बार बार संपूर्ण कार्य के एक हिस्से को करेगा तो धीरे धीरे वह उस कार्य का विशेषज्ञ बन जाएगा, जिससे विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होंगे। जैसे एक फर्नीचर निर्माता को 100 लेक्चर स्टैंड बनाने का आदेश प्राप्त हुआ। उसके पास 5 कारीगर हैं जो इस काम को करेंगे। यह आदेश पूरा करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट तो क्या है कि प्रत्येक कारीगर को 20 लेक्चर स्टैंड तैयार करने के लिए देना। दूसरा, लेक्चर स्टैंड के विभिन्न भाग जैसे उसकी टांग है, टॉप बोर्ड है, मध्य का सपोर्ट है, उसका असेंबलिंग है और पॉलिश है, उसको 5 कारीगरों में इस ढंग से बांटना कि ये कारीगर पूरे 100 लेक्चर स्टैंड के लिए एक ही काम करें। फ्योल का इशारा दूसरे तरह के कार्य विभाजन की ओर है, ना कि पहले। श्रम विभाजन का सिद्धांत केवल श्रमिक वर्ग पर ही लागू नहीं होता, बल्कि ये प्रबंधक वर्ग पर भी समान रूप से लागू होता है। जैसे जब एक प्रबंधक को एक ही विभाग की एक जैसी क्रियाओं को लगातार करना पड़ेगा तो वह भी अपने कार्य का विशेषज्ञ हो जाएगा, जिससे कम समय में अधिक और लाभदायक निर्णय लिए जा सकेंगे। अब इसके धनात्मक प्रभाव। धनात्मक प्रभाव मतलब उसके प्रॉफिट है और अवहेलनात्मक प्रभाव उसके लॉस। विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होंगे, जैसे काम की किस्म में वृद्धि, उत्पादन की गति में वृद्धि, संसाधनों के अपव्यय में कमी, क्योंकि बार बार जब एक व्यक्ति वही काम करेगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और तेज़ी से उत्पादन होगा, और जो उत्पादन के संसाधन है, रॉ मटेरियल वगैरह, उनके अपव्यय में कमी होगी और कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। अब इसके अवहेलनात्मक प्रभाव मतलब इसके लॉस क्या होंगे? उपरोक्त धनात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे, अर्थात विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वो बार बार उसी काम को करके बोर हो जाएगा एक व्यक्ति, इसलिए। और दूसरा, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी आएगी। ठीक है, ये एक सिद्धांत था अभी तक विद एग्जाम्पल। सेकेंड, अधिकार और उत्तरदायित्व। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। अधिकार और उत्तरदायित्वों के साथ साथ चलने का अभिप्राय यह है कि जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है तो उस कार्य के परिणाम के प्रति हम उसको उत्तरदायी भी ठहराना चाहते हैं। तो ऐसा तभी संभव है यदि उत्तरदायित्व को निभाने के लिए पर्याप्त अधिकार भी उसको सौंपे गए हों। अधिकारों के अभाव में किसी व्यक्ति को कार्य के प्रति उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं होगा।
फेल के शब्दों में अधिकारों का परिणाम ही उत्तरदायित्व है। यह अधिकार का स्वाभाविक परिणाम और आवश्यक रूप से अधिकार का ही दूसरा पहलू है। और जब भी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है उत्तरदायित्व का जन्म अपने आप ही हो जाता है। ठीक है कि जब भी किसी व्यक्ति को अधिकार सौंपे जाते हैं तो उसके साथ ही उसको उत्तरदायित्व भी सौंपने चाहिए। मतलब कार्य सौंपा जाएगा तो उसको उसके करने के अधिकार भी सौंपने चाहिए। जैसे एक कंपनी का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसने बिक्री प्रबंधक को आगामी वर्ष की बिक्री का लक्ष्य पूर्व वर्ष से दुगना दिया है। ठीक है, सेल्स मैनेजर को उसने ये बोल दिया कि जितने पिछले साल सेल्स थी उससे दुगनी करनी है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक बिक्री प्रतिनिधि लगाने, आवश्यकता अनुसार विज्ञापन करने आदि के अधिकार देने होंगे। इनके अभाव में लक्ष्य पूरा न होने पर बिक्री प्रबंधक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव तो क्या होगा, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होगा, कर्मचारियों के साहस में वृद्धि होगी। मतलब जो कर्मचारी काम करने वाले उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसके अवहेलनात्मक प्रभाव, आवश्यकता से अधिक अधिकार होने पर अधिकारों के गलत प्रयोग का डर होगा। आवश्यकता से कम अधिकार होने पर लक्ष्य प्राप्ति में कठिनाई, वांछित परिणाम प्राप्त न होने पर अधीनस्थों की उत्तरदायिता निश्चित न कर पाना और कर्मचारियों के साहस में कमी। तीसरा, अनुशासन। तो अनुशासन डिसिप्लिन, इसका मतलब क्या है, किसी भी कार्य का सफलतापूर्वक निष्पादन करने के लिए अनुशासन होना आवश्यक है। फ्योल के अनुसार अनुशासन से अभिप्राय आज्ञाकारिता, अधिकारों के प्रति श्रद्धा और निर्धारित नियमों का पालन करने से है। सभी स्तरों पर अच्छी पर्यवेक्षण व्यवस्था प्रदान करके, मतलब अच्छा सुपरविजन दे करके, नियमों की स्पष्ट व्याख्या करके और पुरस्कार और दंड पद्धति को लागू करके अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। प्रबंधक स्वयं ही अनुशासित करके अधीनस्थों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे यदि कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता से काम करने के वायदे को तोड़ते हैं तो यह आज्ञाकारिता का उल्लंघन होगा। इसी प्रकार एक बिक्री प्रबंधक को अधिकार होता है कि वह उधार बिक्री कर सकता है, लेकिन वह यह सुविधा आम ग्राहकों को न देकर केवल अपने रिश्तेदारों और मित्रों को देता है, तो यह अधिकारों के प्रति श्रद्धा को अनदेखा करता है। अब है इसके पॉजिटिव इफेक्ट। अनुशासित संस्था की साख लोगों की नज़रों में अच्छी होती है। मतलब जिस संस्था में कर्मचारी अनुशासित होते हैं, अच्छे डिसिप्लिन में रहते हैं, उसकी संस्था लोगों की जो उसकी साख जो है वो गुडविल जो है वो लोगों की नज़रों में अच्छी होती है। कर्मचारी अधिक कार्यकुशल तो होंगे वहाँ और बेहतर श्रम प्रबंध संबंध होंगे। मालिक और मजदूरों के बीच में जो संबंध होंगे वो अच्छे होंगे। और इसके नेगेटिव पॉइंट, संस्था की साख और कर्मचारियों की कुशलता में कमी होगी, अव्यवस्था का बोलबाला होगा, क्योंकि जहाँ भी डिसिप्लिन नहीं होगा वहाँ व्यवस्था ही होगी और अविश्वास का वातावरण होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आदेश की एकता। तो आदेश की एकता प्रबंध के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वह कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति को आदेश देने वाला कई अधिकारी होंगे तो वह ये नहीं समझ पाएगा कि किसके आदेश को प्राथमिकता दे और इस प्रकार वह अपने आप को भ्रमित स्थिति में पाता है। ऐसी व्यवस्था के चलते अधीनस्थों की कार्यकुशलता कम होती है। दूसरी ओर एक से अधिक अधिकारी होने पर प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि पहले उसके आदेश का पालन हो और इसी ईगो के चलते उनमें झगड़े की संभावना रहती है, जिससे उनकी कार्यकुशलता में कमी आएगी। जैसे यहाँ पे राइट अप्रोच और रॉन्ग अप्रोच दो चीज़ें दे रखी हैं। M1 एक अधिकारी है और उसके जो अधीनस्थ हैं वो S1, S2 और S3। तो जो M1 है वो मैनेजर है, S1, S2, S3 उसके सबऑर्डिनेट हैं। और गलत दृष्टि मतलब जो अधिकारी हैं उनको M1 ही आदेश देगा, S1, S2 और S3 तीनों को। और गलत दृष्टिकोण क्या है कि जो M1 है वो S2 को दे, M2 भी दे उसको, M1 जो है S3 को भी दे और ये भी दे। मतलब सारे दो बॉस हैं वो ये नहीं समझ पाएंगे कि किसके उसका पालन करें आदेश का पहले और किसका नहीं करें। तो इसके धनात्मक प्रभाव क्या होंगे? पॉजिटिव इफेक्ट, अधीनस्थों के लिए भ्रमित स्थिति पैदा नहीं होती, अधीनस्थों की कार्यकुशलता में वृद्धि नहीं होगी, अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, उत्तरदायिता निर्धारण में आसानी होगी। और इसके नेगेटिव पॉइंट, अधीनस्थों के लिए भ्रमित स्थिति पैदा होना, अधीनस्थों की कार्यकुशलता में कमी, उनकी अधिकारियों की कार्यकुशलता में कमी, उत्तरदायिता निर्धारण में कठिनाई, अव्यवस्था का बोलबाला। अगला है निर्देश की एकता। तो निर्देश की एकता से अभिप्राय है कि क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए जिनका समान उद्देश्य हो एक ही अध्यक्ष और एक ही योजना होनी चाहिए।
ठीक है। क्रियाओं का प्रत्येक समूह जिनका एक समान उद्देश्य हो, एक ही अध्यक्ष और एक ही योजना के अंतर्गत होनी चाहिए। अन्य शब्दों में, समान उद्देश्य वाली विभिन्न क्रियाओं के समूह के लिए एक कार्य योजना होनी चाहिए और उन्हें नियंत्रित करने वाला भी एक ही प्रबंधक होना चाहिए। जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी स्कूटर और कार 2 उत्पादों का निर्माण करती है, जिससे उसमें 2 डिवीज़न होंगे, स्कूटर डिवीज़न और कार डिवीज़न। दोनों के बाजार और समस्याएं अपनी अपनी होंगी, इसलिए उनके लक्ष्य भी अलग होंगे। दोनों विभागों को अपनी अपनी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। ठीक है। उसके बाद इसके धनात्मक पॉजिटिव इफेक्ट है। एक अधिकारी का एक जैसी क्रियाओं से संबंधित होने के कारण विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होंगे, संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, उद्देश्य प्राप्ति में आसानी, क्रियाओं में एकरूपता में समन्वय। और इसके नेगेटिव पॉइंट, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त नहीं होंगे, संगठन की कार्यकुशलता में कमी, उद्देश्य प्राप्ति में कठिनाई। उसके बाद है व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन। तो व्यक्तिगत हित पर सामान्य हित को प्राथमिकता का नाम भी दिया जा सकता है सिद्धांत को। इसके अनुसार सामान्य हित या संस्था का हित ही सर्वोपरि होता है। यदि सामान्य हित और व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता क्रम में रखने के लिए कहा जाए तो निश्चित रूप से सामान्य हित को प्रथम स्थान पर रखा जाएगा। जैसे एक प्रबंधक को कोई निर्णय लेने से व्यक्तिगत रूप से हानि होती है लेकिन संस्था को लाभ, तो संस्था के लाभ को प्राथमिकता देते हुए निर्णय लेना चाहिए। इसके विपरीत यदि किसी निर्णय से प्रबंधक को व्यक्तिगत लाभ होता है लेकिन संस्था को भारी हानि, तो ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जैसे एक कंपनी के क्रय प्रबंधक को 100 टन कच्चा माल क्रय करना है, बाजार में दूसरे सप्लायर्स के साथ उसका बेटा भी कच्चे माल की पूर्ति करता है। प्रबंधक कच्चे माल को अपने बेटे की फर्म से बाजार भाव से अधिक पर क्रय कर लेता है। इससे प्रबंधक को व्यक्तिगत रूप से लाभ होगा लेकिन कंपनी को भारी हानि, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट, मानवता का पालन, संस्था को लाभ से सभी को लाभ होगा, संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। और इसके नेगेटिव पॉइंट, मानवता का हनन होगा, ईर्ष्या में वृद्धि होगी, संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति में अवरोध होगा। उसके बाद है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो फ्योल का मत है कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक उचित होना चाहिए ताकि कर्मचारी और मालिकों दोनों को अधिकतम संतुष्टि मिल सके। प्रबंधक का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि सभी को कार्य के अनुसार पारिश्रमिक दिया जा रहा है। यदि कर्मचारियों को उनकी सेवा का उचित प्रतिफल प्रदान नहीं किया जाता तो वो कार्य को अपनी पूरी क्षमता, लगन और ईमानदारी से नहीं करेंगे और संस्था को असफलता का सामना करना पड़ेगा। तो उनको संस्था को असफलता का सामना करना पड़ेगा। उचित प्रतिफल अनेक तत्वों जैसे जीवन स्तर की लागत, श्रमिकों की मांग, उनकी योग्यता आदि पर निर्भर करता है। फ्योल का कहना है कि कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए सामान्य पारिश्रमिक के अतिरिक्त मौद्रिक और अमौद्रिक प्रेरकों का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे माना कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दूसरा कंपनी अच्छे लाभ कमा रही है, तो ऐसी स्थिति में बिना मांगे कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि कर देना चाहिए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? कर्मचारियों के प्रोत्साहन और संतुष्टि में वृद्धि, कर्मचारियों में समर्पण भावना का विकास होगा, श्रम परिवर्तन दर में कमी होगी। और इसके नेगेटिव पॉइंट, कर्मचारियों के प्रोत्साहन में कमी और असंतुष्टि में वृद्धि, बेईमानी को बढ़ावा, श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि। उसके बाद है केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारियों को चाहिए कि पूर्ण केंद्रीयकरण और पूर्ण विकेंद्रीयकरण के स्थान पर प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण को अपनाया जाए। पूर्ण केंद्रीयकरण होता है सभी को बांट देना सारे अधिकारों को, और विकेंद्रीयकरण होता है केंद्रीयकरण होता है सारे अधिकारों को अपने पास रखना, विकेंद्रीयकरण अपने अधीनस्थों में बांट देना। प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण से फ्योल का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि अधिकारों को पूर्ण रूप से केंद्रित कर दिया जाए, बल्कि उनका मानना है कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार अधिकारियों को अपने पास रखने चाहिए, जबकि जो दैनिक और कम महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार अधीनस्थों को सौंप देने चाहिए। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण का अनुपात विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है, जैसे उद्देश्य और नीतियों के निर्धारण, व्यवसाय के विस्तार आदि के निर्णय लेने के अधिकार अधिकारियों के पास सुरक्षित रहने चाहिए, और दूसरी ओर कच्चा माल क्रय करने, कर्मचारियों को छुट्टी देने आदि के अधिकार अधीनस्थों को सौंप देने चाहिए। इसके पॉजिटिव पॉइंट, अधिकारों के कार्यभार में कमी होगी, बेहतर और शीघ्र निर्णय होंगे, अधीनस्थों के प्रोत्साहन में वृद्धि होगी। और इसके नेगेटिव पॉइंट,
पूर्ण केंद्रीयकरण से अधिकारों और पूर्ण विकेंद्रीयकरण से अधीनस्थों के कार्यभार में अनावश्यक वृद्धि होगी और पूर्ण केंद्रीयकरण से अधीनस्थों के प्रोत्साहन में कमी होगी। उसके बाद है सोपान श्रृंखला। तो सोपान श्रृंखला का मतलब है, इसका अभिप्राय एक औपचारिक अधिकार रेखा से है जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधीनस्थ तक एक सीधी रेखा में चलती है। इस श्रृंखला का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, अर्थात प्रत्येक संदेशवान ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर एक सीधी रेखा में चलना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जितने भी आदेश हैं वो उच्च अधिकारी से होकर, उच्च अधिकारी ये नहीं कि डायरेक्ट तीसरे को दे दें, अपने से नीचे वाले अधिकारी को देगा, फिर वो अपने से नीचे वाले को, फिर अपने से नीचे वाले को, और लास्ट में प्रबंधक इस श्रमिकों तक पहुंचेगा। उसी प्रकार से जो श्रमिकों के सुझाव और शिकायतें हैं वो श्रमिक देंगे सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर अपने ऊंचे अधिकारियों को, फिर वो मिडिल लेवल को, और फिर लास्ट में उच्च स्तर तक पहुंचेंगे। तो उस श्रृंखला का पालन करना चाहिए। तो इसके धनात्मक प्रभाव, पॉजिटिव पॉइंट, सूचनाओं का व्यवस्थित प्रवाह, अधिकारों के पूर्ण आदर से बेहतर संबंध और समस्याओं का शीघ्र हल। और इसके नेगेटिव पॉइंट, सूचनाओं का अव्यवस्थित प्रवाह, नज़दीकी अधिकारों को अनदेखा करने से संबंधों में कटुता है, सूचनाएं समय पर उपस्थित न होने से समस्याओं में वृद्धि। अगला पॉइंट है व्यवस्था और क्रमबद्धता। तो इसका मतलब है व्यवस्था और क्रमबद्धता के सिद्धांत के अनुसार सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए और सही वस्तु को सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। फ्यूल के शब्दों में प्रत्येक उपक्रम में दो अलग अलग व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे भौतिक साधनों के लिए भौतिक व्यवस्था और मानवीय साधन के लिए सामाजिक व्यवस्था। भौतिक साधनों को व्यवस्थित करने का अर्थ है कि हर वस्तु के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए और हर वस्तु अपने उचित स्थान पर ही होनी चाहिए। और इसी तरह मानवीय साधनों के व्यवस्थित होने का अर्थ है कि हर व्यक्ति के लिए एक स्थान होना चाहिए और हर व्यक्ति अपने निश्चित स्थान पर ही होना चाहिए। जैसे कारखाने में काम करने वाला प्रत्येक कर्मचारी को ये पता होना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर टूल्स कहाँ उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार उन्हें पता होना चाहिए कि जो सुपरवाइजर है ज़रूरत पड़ने पर कहाँ उपलब्ध होगा। यहाँ मुख्य बात है कि केवल टूल बॉक्स और पर्यवेक्षक का स्थान निश्चित होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दोनों का अपने अपने निर्धारित स्थान पर पाया जाना भी आवश्यक है। ऐसा न होने पर मशीनों में टूट फूट से भारी हानि हो सकती है। अब उसके पॉजिटिव पॉइंट, भौतिक संसाधनों और मानव शक्ति का प्रभावपूर्ण उपयोग होगा। आवश्यकता पड़ने पर संसाधनों को खोजने में समय की बर्बादी नहीं होगी, बेहतर अनुशासन होगा। और उसके नेगेटिव पॉइंट, संसाधनों का दुरुपयोग होगा, दुर्घटनाओं की संभावना में वृद्धि, अव्यवस्था का बोलबाला। अगला पॉइंट है समता। तो समता का मतलब इक्विटी, बराबर है कि जो संस्था के मालिक हैं और जो प्रबंधक हैं उनके लिए जो सारे व्यक्ति हैं वो समान होने चाहिए। ये सिद्धांत बताता है कि प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय न्याय और उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे उनमें अपने कार्य के प्रति समर्पण और अपनेपन की भावना का संचार हो। किसी भी कर्मचारी के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करके सबके साथ समान व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे एक श्रमिक एक दिन में 10 इकाइयाँ माल तैयार करता है, एक दूसरा श्रमिक जो कि प्रबंधक का रिश्तेदार 8 इकाइयाँ तैयार करता है, दोनों को बराबर मजदूरी दी जाती है। तो ये समता के सिद्धांत का उल्लंघन है और दूसरे श्रमिक को पहले से कम मजदूरी प्राप्त होनी चाहिए। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट, इससे क्या होगा, कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं, उनमें समर्पण भावना में वृद्धि होती है और कुशल कर्मचारी अपनी कुशलता को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नेगेटिव, कुशल कर्मचारियों के लिए असंतुष्टि का दो, कुशल कर्मचारियों का संगठन से विश्वास उठना, कुशल कर्मचारियों को कुशलता में कमी। उसके बाद है कर्मचारियों में स्थायित्व। तो स्थायित्व का मतलब है बार बार किसी जो कर्मचारी है वो बार बार संस्था को छोड़कर न जाएं। प्रबंध की दृष्टि से कर्मचारियों का दिन प्रतिदिन बदल जाना सर्वथा अहितकर है और यह कुशल प्रबंध व्यवस्था का संकेत है। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों में स्थायित्व बना रहना चाहिए ताकि कार्य व्यवस्था रूप से चलती रहे, कार्य व्यवस्थित रूप से चलता रहे। फ्यूल का मत है कि कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व बुरे प्रबंध का कारण है। ऊंची श्रम परिवर्तन दर से कर्मचारियों को बार बार चुने जाने और उनको प्रशिक्षण देने की लागतें बढ़ जाती है, क्योंकि जब बार बार वो छोड़ के जाएंगे तो नए श्रमिक लेने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इससे संस्था की जो साख है उसमें कमी आती है। संस्था की इस तरह की साख कर्मचारियों में अनिश्चितता की भावना पैदा करती है और वे हर समय नए कार्यों की खोज में व्यस्त रहते हैं, जिससे उनमें संस्था के प्रति समर्पण की भावना जागृत नहीं होता। जैसे माना कि एक कंपनी में कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और कंपनी का वातावरण भी स्वास्थ्य के लिए घटिया है।
तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी लंबे समय तक कंपनी में नहीं रुकेंगे, अर्थात अवसर मिलते ही वे कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे। इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या होंगे? कर्मचारियों के विश्वास में वृद्धि, संस्था की साख में वृद्धि, कुशल कर्मचारियों का संस्था की ओर झुकाव। और अवहेलनात्मक प्रभाव, कर्मचारियों के लिए अविश्वास का वातावरण, संस्था की साख में कमी, अच्छे कर्मचारियों को संस्था को छोड़ना। अगला पॉइंट है पहल क्षमता। तो पहल क्षमता का मतलब है कि जो संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं वो अपनी तरफ से पहल करें, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, उनको अपने सुझाव प्रकट करने का अधिकार होना चाहिए। पहल क्षमता का अभिप्राय अपने विचारों को प्रकट करते हुए कार्य करने की क्षमता से होता है। फ्योल के अनुसार प्रबंधक का कर्तव्य है कि वे अपने कर्मचारियों में अधिकारों की सीमा और अनुशासन के अंतर्गत रहते हुए किसी कार्य को करने या निर्णय लेने में पहल करने की भावना को उत्प्रेरित करें। ऐसा तभी संभव होगा जब प्रबंधक अपने अधीनस्थों के विचारों का स्वागत करेगा। एक बार ऐसा करने से अधीनस्थ बार बार नए और उपयोगी विचारों के साथ अपने आप को प्रस्तुत करेंगे और धीरे धीरे वे संगठन के अटूट अंग बन जाएंगे। जैसे एक सेल्समैन बिक्री प्रबंधक को एक नई विज्ञापन विधि को लागू करने का सुझाव देता। बिक्री प्रबंधक उसे ये कहकर डांट देता कि जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में वह भविष्य में कोई सुझाव देने की नहीं सोचेगा, क्योंकि उसकी पहल क्षमता को दबा दिया गया है। यदि उसके सुझाव को ध्यान से सुन लिया जाता तो वह भविष्य में कोई बेहतर सुझाव देने की हिम्मत कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी पहल क्षमता में वृद्धि होगी। अब इसके धनात्मक प्रभाव, कर्मचारियों की सोच शक्ति में वृद्धि, कर्मचारियों के निर्णय को लागू करने में सहायक, कर्मचारियों की संस्था के प्रति अपनेपन की भावना में वृद्धि। और इसके अवहेलनात्मक प्रभाव, कर्मचारियों की सोच शक्ति में वृद्धि, अच्छा ये धनात्मक ही है। उसके बाद है सहयोग की भावना, लास्ट है ये सहयोग की भावना। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना के विकास का प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा करने के लिए प्रबंधक को अधीनस्थों से वार्तालाप के दौरान मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको ऐसे बोलना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या होगा? कर्मचारियों को ये लगेगा कि हमारा भी योगदान है। उदाहरण के लिए प्रबंधक को अधीनस्थों के सामने हमेशा ये कहना चाहिए कि हम ये काम करेंगे, न कि मैं ये काम करूँगा। प्रबंधक के इस व्यवहार से अधीनस्थों में टीम भावना का संचार होगा। इससे धनात्मक प्रभाव, टीम भावना से काम करने की प्रेरणा मिलेगी, उद्देश्य प्राप्ति में आसानी होगी, मधुर संबंध होगा। और अवहेलनात्मक प्रभाव मतलब इसकी अगर हम अवहेलना करेंगे तो टीम भावना का हनन होगा, उद्देश्य प्राप्ति में कठिनाई होगी और संबंधों में कड़वाहट होगा। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि फ्योल ने अपने प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रबंध का संबंध मानव से होने के कारण इसमें कुछ भी अंतिम नहीं कहा जा सकता। किन सिद्धांतों को किस समय और किस परिस्थिति में कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए, ये प्रबंध के अनुभव, कुशलता और निर्णय शक्ति पर निर्भर करता है। अतः फ्योल द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों में लोचशीलता का तत्व विद्यमान है। ठीक है, मतलब जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो क्योंकि मनुष्य पर लागू होते हैं इसलिए ये इतने कठोर नहीं होने चाहिए, लचीले होने चाहिए, ताकि इनमें आवश्यक परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए जा सके। ठीक है।